हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं फिर से आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ एक अपना केमिस्ट्री का ठोस अवस्था चैप्टर लेकर के। ठोस अवस्था में पिछली बार हमने स्टार्ट किया था ठोस के बारे में पूरी जानकारी लेते हुए। ठोस के बारे में हमने पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया कि ठोस क्या होते हैं, ठोस के कितने प्रकार होते हैं और उनके उदाहरण, उनके प्रकार में उनके गुण। तो ठोस को एक बार हम रिवाइज करते हैं कि ठोस क्या होते हैं। तो ठोस जो वे पदार्थ जिनके आयतन और आकार क्या होते हैं, निश्चित होते हैं, ठोस कहलाते हैं। ठोस दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं? क्रिस्टलीय ठोस वह ठोस होते हैं जिनमें अवयवी कण की व्यवस्था निश्चित होती है या एक निश्चित व्यवस्थित क्रम में जिनके अवयवी कण लगे होते हैं वो कहलाते हैं क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण में जैसे हम लोगों ने देखा था नमक, आयोडीन, हीरा, ग्रेफाइट, ये सब क्रिस्टलीय ठोस में आते थे। इसके बाद था अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस क्रिस्टलीय ठोस का जस्ट अपोजिट, उल्टा, कि ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण, परमाणु, अणु, आयन एक व्यवस्थित क्रम में नहीं होते हैं, वो अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस का सबसे अच्छा उदाहरण है कांच, सिलिका जेल, प्लास्टिक्स। ये सब हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब हम आज स्टार्ट कर रहे हैं क्रिस्टलीय ठोस। आपके जो इंटर के सिलेबस में है क्रिस्टलीय ठोस केवल और केवल क्या है? क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस के बारे में नहीं है। केवल और केवल हम किसके बारे में पढ़ेंगे? क्रिस्टलीय ठोसों के बारे में। तो क्रिस्टलीय ठोस भी जो हम वर्गीकृत करते हैं, क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण करते हैं, तो क्रिस्टलीय ठोसों को 4 भागों में डिवाइड किया गया है, 4 प्रकार में बांटा गया है। तो पहला है ठोसों का, क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। क्रिस्टलीय ठोस पहला प्रकार आणविक ठोस, दूसरा सहसंयोजी ठोस, तीसरा आयनिक ठोस, चौथा धात्विक ठोस। तो क्रिस्टलीय ठोसों के वर्गीकरण में पहला जो हमें प्रकार पढ़ना है वो है आणविक ठोस। आणविक ठोस को इंग्लिश में मॉलिक्यूलर सॉलिड्स भी कहते हैं। सहसंयोजी ठोस को कोवैलेंट सॉलिड, कोवैलेंट सहसंयोजी बंध भी पढ़ा होगा आपने, कोवैलेंट बॉन्ड, तो ये उसी से रिलेटेड है सहसंयोजी ठोस। ऐसे ही आयनिक ठोस, आयनिक शब्द इंग्लिश का ही शब्द है, आयनिक, IONIC, आयनिक सॉलिड्स। धात्विक ठोस, धात्विक मेटैलिक सॉलिड्स। तो ये 4 प्रकार के क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। अब इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो 4 प्रकार के क्रिस्टल के प्रकार कौन कौन से अभी आपने पढ़े? 4। पहला आणविक ठोस, दूसरा आयनिक ठोस, तीसरा सहसंयोजी ठोस, चौथा धात्विक ठोस। इनके इकाई, संरचनात्मक इकाई मतलब ये जो ठोस होते हैं वो किस प्रकार की संरचनात्मक इकाई, किस प्रकार के अवयवी कणों से बने होते हैं। तो आणविक ठोस जैसा नाम से ही है कि आणविक, तो आणविक ठोस किससे बने होते हैं? अणुओं से। आयनिक ठोस किससे बने होते हैं? आयनों से। सहसंयोजी ठोस में अवयवी कण क्या होते हैं? परमाणु होते हैं। ऐसे ही धात्विक ठोसों में जो हमारे ये संरचनात्मक इकाई होती है, या कह सकते हैं कि किससे बने होते हैं, तो धातुओं से बने होते हैं। यानी कि इसमें जो अवयवी कण होते हैं, मूल कण होते हैं, वो क्या होती हैं? धातुएं होती हैं। ऐसे ही तीसरा पॉइंट है गुण। तो इनके गुण क्या हैं? तो आणविक ठोसों का जो गुण है वो क्या होता है कि प्रायः मृदु होते हैं, सॉफ्ट। कैसे होते हैं आणविक ठोस? क्योंकि इनमें अणु, अवयवी कण होते हैं, तो इसलिए इससे कैसे होते हैं? सॉफ्ट नेचर के होते हैं, मतलब छूने पर मृदु होंगे।
कम गलनांक के होते हैं, मतलब इनका गलनांक क्या होता है, कम होता है। कुचालक होते हैं तो विद्युत के कुचालक होते हैं। वाष्पशील, गर्म करने पर वाष्प में परिवर्तन होने की प्रवृत्ति होती है। आयनिक ठोस, आयनिक ठोस कठोर होते हैं। आणविक ठोस की अपेक्षा आयनिक ठोस कैसे होते हैं, कठोर होते हैं। आणविक ठोस आपने अभी पढ़ा कि कैसे होते हैं, मृदु होते हैं, लेकिन आयनिक ठोस कैसे होते हैं, कठोर होते हैं। भंगुर होते हैं। भंगुर का अर्थ होता है कि जैसे आपने कांच देखा है, कांच टूटता है तो एकदम बिखर जाता है, अलग अलग उसके सारे कण कैसे होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। तो इसी गुण को एकदम से अपने कणों को अलग अलग कर देना, इस गुण को कहते हैं भंगुरता। ब्रिटल, इंग्लिश में कहते हैं ब्रिटल, ब्रिटल नेचर। तो आयनिक ठोसों का जो गुण होता है वो कैसा होता है, भंगुर। उच्च गलनांक, इनका गलनांक कैसा होता है, उच्च होता है, क्योंकि इसमें आयनिक बंध होते हैं। आयनिक बंध होते हैं तो क्या होते हैं, वो ज़्यादा टेम्परेचर पे टूटते हैं। उनके लिए टेम्परेचर जब हाई करेंगे तो उनके जो बॉन्ड होंगे वो देरी से टूटेंगे, तो इसलिए इनके गलनांक कैसे होते हैं, उच्च होते हैं। दुर्बल चालक होते हैं, मतलब विद्युत के दुर्बल चालक होते हैं। बहुत ज़्यादा एकदम से विद्युत प्रवाहित नहीं होती है, कम होती है। सहसंयोजी ठोस, सहसंयोजी ठोस के गुण क्या हैं, तो अत्यंत कठोर होते हैं, अत्यधिक गलनांक वाले होते हैं। इनका गलनांक कैसा होता है, आयनिक ठोसों से भी अधिक होता है। और ये भी आयनिक ठोसों की तरह क्या होते हैं, दुर्बल चालक होते हैं। विद्युत धारा इसमें प्रवाहित होती है, अधिक नहीं। ऐसे ही धात्विक ठोस के गुण, तो धात्विक ठोस के गुण में अत्यंत मृदु से कठोर, अत्यंत मृदु से कठोर, मतलब ना ही ज़्यादा कठोर होते हैं और ना ही ज़्यादा मृदु होते हैं, इनके बीच की स्टेज होती है। सुचालक होते हैं, यहाँ पर गलती से सुचालका लिख गया है, सुचालक है। तन्य तथा घातवर्धनीयता शब्द है यहाँ पर, घातवर्धनीयता। तन्य का मतलब होता है टेंसाइल नेचर, तनने का एकदम, जैसे आपने लोहा, धात्विक ठोस का उदाहरण है लोहा, लोहा हो गया, सोना चांदी एल्युमिनियम, ये सब कैसे हैं, धात्विक ठोस। ये एकदम तन्य नेचर के होते हैं, टेंसाइल, जिसमें तन्यता होती है। और घातवर्धनीयता शब्द का अर्थ है कि पीटने पर ये फैलते हैं। जिससे अगर हम किसी धात्विक ठोस को अगर हम चोट करते हैं, उसको पीटते हैं, तो वो क्या होता है, फैलता है, घात करने पे बढ़ता है। तो इसी गुण को कहते हैं घात वर्धनीयता। तो ठोस, धात्विक ठोसों का एक गुण क्या है कि ये घात वर्धनीय होते हैं। धात्विक चमक होती है, इनमें एक विशिष्ट प्रकार की क्या होती है, धात्विक चमक होती है। एक और गुण हम पढ़ते हैं उदाहरण के रूप में कि आणविक ठोस के उदाहरण क्या हैं। तो आणविक ठोस के उदाहरण है बर्फ, H2O। बर्फ का अगर हम रासायनिक सूत्र देखेंगे तो क्या होता है, H2O। H2O, तो ये क्या है, इसमें H2O क्या है, अणु है, तो अणु के रूप में पाया जा रहा है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, H2O। ठीक है, बर्फ, बर्फ इसका उदाहरण हो गया आणविक ठोस का। शुष्क बर्फ, शुष्क बर्फ किसे कहते हैं बच्चों, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या कहते हैं, शुष्क बर्फ को कार्बन डाइऑक्साइड, जो शुष्क बर्फ का सूत्र होता है वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो CO2 भी क्या है, एक अणु होती है। आयोडीन भी क्या है, एक अणु है, I2 जिसे हम लिखते हैं। तो I2 जो आयोडीन सूत्र है क्या, अणु है, और ये क्या होता है, ठोस अवस्था में होता है, इसलिए इसको ये हम किस उसमें रखते हैं, आणविक ठोस में। ऐसे ही आयनिक ठोस का उदाहरण क्या है, NaCl, सोडियम क्लोराइड, नमक जिसको हम कहते हैं पोटेशियम क्लोराइड, LiF, लिथियम फ्लोराइड, AgI, सिल्वर आयोडाइड, ZnS, जिंक सल्फाइड, ये सब क्या है, आयनिक ठोस के उदाहरण हैं। जैसे NaCl में Na पॉजिटिव Cl निगेटिव बनता है। ऐसे ही KCl, पोटेशियम क्लोराइड में क्या बनता है, K पॉजिटिव Cl निगेटिव आयन बनते हैं। ऐसे ही Li और F में Li पॉजिटिव F निगेटिव, AgI में Ag पॉजिटिव I निगेटिव, ऐसे ही Zn में Zn पॉजिटिव और S निगेटिव। यानी ये सब किस में टूटते हैं, आयनों में टूटते हैं। तो इस क्या कहलाते हैं, आयनिक ठोस के उदाहरण होगा। सहसंयोजी ठोस में क्या होंगे, सहसंयोजी ठोस का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, हीरा, डायमंड। डायमंड में आपने कार्बन 11 कक्षा 11 में पढ़ा
कार्बन के अपर रूप, उसमें सबसे पहला उदाहरण आपने पढ़ा हीरा, ग्रेफाइट। तो हीरे में आपने पढ़ा उसकी संरचना में क्या होते हैं, सहसंयोजी बंध होते हैं। तो जिन यौगिकों में सहसंयोजी बंध पाया जाएगा, जी कह सकते हैं जिन ठोसों में सहसंयोजी बंध पाया जाएगा तो वो क्या कहलाएंगे, सहसंयोजी ठोस। तो क्या उदाहरण, डायमंड, सिलिकॉन, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ये सब क्या है, सहसंयोजी ठोस। ऐसे ही धात्विक ठोस, धात्विक ठोस का उदाहरण क्या है, सोना, चांदी, अभी मैंने इससे पहले भी बताया जब गुण बताए थे, सोना, चांदी, कॉपर, लोहा, जस्ता आदि। हेलो बच्चों, आज नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और अभी हम ठोस के बारे में प्रारंभिक अवस्था में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। ठोस किसे कहते हैं, ठोस के प्रकार, फिर उसमें हमने क्रिस्टलीय ठोस के प्रकारों के बारे में पढ़ा, उनके उदाहरण के बारे में जाना। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कि ठोस के जो नॉर्मल यूनिट होती है वो बनी कैसे होती है। तो एक शब्द है एकक कोशिका, यूनिट सेल, एकक कोशिका या यूनिट सेल। एकक कोशिका यूनिट सेल हम कहते हैं किसी भी ठोस की संरचनात्मक इकाई को, किसी भी ठोस की संरचनात्मक इकाई को, जैसे आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा कोशिका के बारे में। कोशिका क्या होती है कि किसी भी जीवधारी के शरीर की संरचनात्मक इकाई होती है। तो ऐसे ही कोशिका, एकक कोशिका यूनिट सेल किसी भी ठोस पदार्थ की संरचनात्मक इकाई होती है। कई बहुत सारी यूनिट सेल, बहुत सारी एकक कोशिकाओं से मिलकर के एक ठोस का निर्माण होता है। जैसे ईंट, एक ईंट और कई सारी ईंटों से मिलकर एक दीवार बनती है और फिर दीवार से क्या बनता है, मकान बनता है। इस प्रकार से एक मकान की संरचनात्मक इकाई क्या होगी, ईंट होगी। तो उसी प्रकार से किसी ठोस की संरचनात्मक इकाई क्या होगी, एकक कोशिका, यूनिट सेल। तो एकक कोशिका किसी क्रिस्टल की संरचनात्मक इकाई होती है। एकक कोशिका को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, एक घन से प्रदर्शित करते हैं, क्यूब, जिसकी 3 अक्ष होती हैं, एक्स, वाई, जेड। एकक कोशिका में 6 फलक और 12 कोरे तथा 8 कोने होते हैं। एकक कोशिका में अक्षीय तीनों किनारों की लंबाइयाँ तथा किनारों के युग्मों के मध्य अक्षीय कोण अल्फा, बीटा, गामा से प्रदर्शित करते हैं। ये एक संरचना है यूनिट सेल की। यूनिट सेल को कंसीडर किया गया है, माना गया है कि जो यूनिट सेल होती है वो हमारी एक क्यूब के आकार की होती है। ये संरचना में इस प्रकार की दिखाई नहीं देती, लेकिन इसको मान लिया गया है कि एकक कोशिका जो होती है किसी भी ठोस में, एकक कोशिका किस प्रकार से होती है, एक क्यूब के आकार की होती है। तो क्यूब में जैसा आप लोग जानते ही हैं कि क्यूब जो घन होता है, घन में कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। 6 फलक, कोरें कितनी होती हैं, कोर मतलब भुजाएं, तो 12 भुजाएं होती हैं। और कॉर्नर या कोने कितने होते हैं, तो 8 कोने होते हैं। यहाँ पर इसमें रिप्रेजेंट किया गया है कि कितनी एक्सिस हैं, 3 एक्सिस, 3 अक्ष हैं, एक्स, वाई और जेड। तीनों अक्ष पे एक घन बना होता है। अब इसमें इनकी जो 3 भुजाएं हैं, अक्ष की भुजाएं, तो एक्स अक्ष वाली भुजा को हमने क्या माना है, ए, वाई अक्ष वाली भुजा को क्या माना है, बी, और जेड अक्ष वाली भुजा को क्या माना है, सी। ऐसे ही अगर हम कोण की बात करते हैं तो कोण के अक्षों के बीच के कोण को हम क्या कहते हैं, अक्षीय कोण। और इनके अक्षीय कोणों को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। जैसे इस चित्र में हमने रिप्रेजेंट किया है कि एक्स और जेड अक्षों के बीच के कोण को बीटा से, जेड और वाई अक्ष के बीच के अक्षीय कोण को अल्फा से, ऐसे ही एक्स और वाई अक्ष के बीच के अक्षीय कोण को गामा से प्रदर्शित किया गया है। तो ये होती है एकक कोशिका, जो हमारे किसी भी ठोस की संरचनात्मक इकाई होती है। इसको हम किससे, सिंपल एक सरल घन से प्रदर्शित करते हैं। घन के बारे में सभी जानते हैं कि इसमें 6 फलक होते हैं, 12 कोर होती हैं और 8 कॉर्नर होते हैं। इनमें 3 अक्ष होती हैं, एक्स, वाई, जेड। इनके अक्षों के बीच बने कोणों को क्या कहते हैं, अक्षीय कोण। और इनकी जो कोर होती हैं उनके आधार पर हम यूनिट सेल्स को भी अलग अलग भागों में विभाजित करते हैं। क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल जालक क्या होते हैं,
तो अभी आपने यूनिट सेल के बारे में जाना। क्रिस्टल लैटिस कई यूनिट सेल को मिलाकर के एक जाल जैसी संरचना बनती है, जिसको क्या कहते हैं? क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस आप चित्र के द्वारा समझिए, ये एक यूनिट सेल है, ये दूसरी यूनिट सेल, ऐसे ही एक और यूनिट सेल, एक और यूनिट सेल, एक और यूनिट सेल। इस तरीके से यूनिट सेल आपस में एक क्रम से आगे पीछे जुड़ कर के एक बहुत बड़ी संरचना बनाती हैं, जिसको कहते हैं जालक। और यही जालक मिलकर के क्या बनाते हैं? ठोस बनाते हैं। ये जैसे ये संरचना दिखाई गई, जिसमें एक डार्क ब्लू कलर में जो संरचना है वो एक यूनिट सेल की है, लेकिन इसने मिलकर के एक क्या बनाया है? क्रिस्टल जालक बनाया। और ऐसे कई सारे क्रिस्टल जालक मिलकर के क्या बनाएंगे? ठोस का निर्माण करते हैं। आज हमारा टॉपिक है यूनिट सेल के प्रकार। यूनिट सेल के बारे में आप पढ़ चुके हैं। यूनिट सेल एक घन के आकार की संरचना होती है। इसको हम भुजाओं, कोणों और अवयवी कणों की स्थिति के आधार पर भागों में विभाजित करते हैं। तो पहला हमारा प्रकार है, तो यूनिट सेल होती कितने प्रकार की? 4 प्रकार की होती है। 4 प्रकार की यूनिट सेल। पहला प्रकार होता है मौलिक या सरल इकाई सेल। ऐसी यूनिट सेल जिसके सभी कोनों पर अवयवी कण जैसे परमाणु, अणु या आयन उपस्थित होते हैं, मौलिक या सरल इकाई सेल कहलाती है। नंबर 2 है फलक केंद्रित इकाई सेल। फलक केंद्रित इकाई सेल में परमाणु, अणु, आयन कहाँ होंगे? सभी कोनों पर उपस्थित होंगे और साथ ही साथ कहाँ होंगे? सभी फलक पर उपस्थित होंगे। तीसरा प्रकार है हमारा अंतः केंद्रित इकाई सेल। अंतः केंद्रित इकाई सेल में हमारे सभी कोनों पर अवयवी कण उपस्थित होंगे और इसके साथ साथ एक अवयवी कण बिल्कुल अंतः केंद्र पर यूनिट सेल के उपस्थित होगा, इसीलिए इसका नाम रखा गया है अंतः केंद्रित इकाई सेल। नंबर 4 अंत्य केंद्रित इकाई सेल। अंत्य केंद्रित इकाई सेल, इसमें इंग्लिश में कहते हैं साइड सेंटर्ड यूनिट सेल। साइड सेंटर्ड यूनिट सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो अवयवी कण कोनों के साथ साथ आमने सामने के 2 फलक पर स्थित होते हैं, इसीलिए इसे कहते हैं साइड सेंटर्ड यूनिट सेल या अंत्य केंद्रित इकाई सेल। अगला है मौलिक इकाई सेलों के प्रकार। मौलिक इकाई सेलों के प्रकार, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि मौलिक इकाई सेल क्या होते हैं कि जिसमें अवयवी कण केवल कहाँ उपस्थित होते हैं? कोनों पर, कॉर्नर पर उपस्थित होते हैं। भुजाओं और कोणों के आधार पर इनको 7 भागों में बांटा गया है। जो हमारा यूनिट सेल का पहला प्रकार है मौलिक या सरल इकाई का सेल, उसको भी 7 भागों में विभाजित किया गया है। किस आधार पर? भुजाओं और कोणों के आधार पर। तो हमारा पहला प्रकार है मौलिक इकाई सेल का क्यूबिक। क्यूबिक को हिंदी में कहते हैं घनीय। घनीय एकक कोशिका या इकाई सेल। इसमें क्या होती हैं? तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तीनों भुजाओं के साथ साथ तीनों कोण 90 डिग्री के होते हैं, समकोण होता है। तीनों भुजाएं बराबर और तीनों कोण 90 डिग्री के। उदाहरण है NaCl, पोटेशियम क्लोराइड, डायमंड और कॉपर। दूसरा होता है रोम्बोइड्रल। इसमें क्या होता है? तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, ABC तीनों भुजाएं बराबर, लेकिन साथ में A और B कोण तो बराबर होते हैं, लेकिन तीसरा जो कोण या कह सकते हैं AB और अल्फ़ा, बीटा और गामा जो कोण होते हैं वो क्या होते हैं? 90 डिग्री के नहीं होते हैं, तो 90 डिग्री से कम होंगे या 90 डिग्री से ज़्यादा के होंगे। ऐसे ही अगला होता है तीसरा हेक्सागोनल, षटकोणीय हिंदी में इसको कहते हैं। और A और B भुजा तो बराबर होती हैं, लेकिन C भुजा इसकी बराबर नहीं होती, यानी A भुजा बराबर, C भुजा समान। ऐसे ही इसके कोण अल्फ़ा बीटा कोण 90 डिग्री और गामा कोण 120 डिग्री का होता है। इस प्रकार की जो संरचना है या षटकोणीय, वो किस ठोसों में पाई जाती है? तो ग्रेफाइट की जो यूनिट सेल होती है वो कैसी होती है? हेक्सागोनल। जिंक और कैडमियम, इनकी भी जो यूनिट सेल होती है वो कैसी होती है? हेक्सागोनल। फिर है हमारा टेट्रागोनल। टेट्रागोनल चतुष्कोणीय
इसमें ए और बी समान होती हैं और सी असमान होती है। हेक्सागोनल के ही समान टेट्रागोनल होती है। हेक्सागोनल में भी ए और बी बराबर थी, सी असमान थी। ऐसे ही इसमें भी ए और बी बराबर है लेकिन सी बराबर नहीं है। इसमें कोण अल्फ़ा और बीटा 90 डिग्री थे हेक्सागोनल में, गामा कितना है 120। लेकिन टेट्रागोनल में क्या होगा, अल्फ़ा बीटा और गामा तीनों कोण कितने हैं 90 डिग्री। केवल और केवल भुजाएं दोनों की बराबर हैं लेकिन कोण दोनों के डिफरेंट है। इसके उदाहरण क्या होते हैं, सफ़ेद टिन और स्टेनम ऑक्साइड। फिर अगला है ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक में तीनों भुजाएं असमान होती हैं और तीनों कोण कितने होते हैं 90 डिग्री के होते हैं। इसका उदाहरण क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट और बेरियम सल्फेट। फिर अगला इस प्रकार है मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती और अल्फ़ा और गामा कोण 90 डिग्री होते हैं, बीटा कोण 90 डिग्री का नहीं होता। इसका उदाहरण है जिप्सम। जिप्सम से ही हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। फिर है ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक में क्या होता है, ए बी और सी तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती और तीनों कोण भी बराबर नहीं होते। बराबर नहीं होते 90 डिग्री के नहीं होते, 90 डिग्री से कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। बराबर हो सकते हैं लेकिन 90 डिग्री बराबर भी नहीं होंगे, हाँ 90 डिग्री नहीं होगा। तो इसमें K2Cr2O7 इसका उदाहरण है, पोटेशियम डाइक्रोमेट किसका, ट्राइक्लिनिक का। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारा दूसरे प्रकार की यूनिट सेल कौन सी थी, फलक केंद्रित यूनिट सेल। इसको हमने इंग्लिश में कहा था फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, फलक केंद्रित यूनिट सेल में जो हमारे अवयवी कण होंगे वो कोनों पर स्थित होंगे और कोनों के साथ साथ कहाँ होंगे, प्रत्येक फलक पर स्थित होंगे। ऐसी यूनिट सेल को क्या कहते हैं, फलक केंद्रित, जिसमें अवयवी कण कोनों के साथ साथ कहाँ स्थित होते हैं, फलक पर स्थित होते हैं, फलक केंद्रित यूनिट सेल कहलाती है। नंबर दूसरा है अगला अंतः केंद्रित यूनिट सेल। अंतः केंद्रित यूनिट सेल को हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। और इसमें एक अवयवी कण कोनों के साथ साथ कहाँ स्थित होगा, अंतः केंद्र में, जैसा कि आप चित्र नंबर 2 में देख सकते हैं। तीसरा हमारा प्रकार होता है अंत्य केंद्रित यूनिट सेल। अंत केंद्रित यूनिट सेल को साइड एंड सेंटर्ड यूनिट सेल भी कहते हैं। इसको हम साइड सेंटर्ड यूनिट सेल भी कहते हैं। इसमें क्या होते हैं कि आमने सामने के कोई भी दो फलक, आमने सामने के फलक पर अवयवी कण स्थित होगा और कहाँ होंगे, कोनों के साथ साथ आमने सामने के किसी भी दो फलकों पर परमाणु, अणु या आयन उपस्थित होगा। ऐसी यूनिट सेल को हम क्या कहते हैं, अंत केंद्रित यूनिट सेल। इन्हीं यूनिट सेल को हम तंत्र का नाम भी देते हैं। क्या नाम देते हैं, तंत्र का नाम। किस प्रकार से परमाणु अणु व्यवस्थित होते हैं कि वो व्यवस्था के क्रम में क्या बनाते हैं, एक यूनिट सेल बनाते हैं। आप नीचे तंत्र में देख सकते हैं। तो जो हमारा साधारण घनीय तंत्र था, साधारण घनीय तंत्र या यूनिट सेल, इसमें अणु परमाणु या आयन कहाँ होते हैं, केवल और केवल कोनों पर उपस्थित होते हैं। फलक केंद्रित पर, तो फलक केंद्रित पर कोनों पर तो उपस्थित होते ही, साथ में साथ सभी फलकों पर भी उपस्थित होते हैं। अंतः केंद्रित घनीय तंत्र में सेल में अणु परमाणु या आयन कोनों के साथ साथ कहाँ उपस्थित होते हैं, अंतः केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं। तो ये तीनों तंत्र, इसको हमने पीछे पढ़ा कि 4 प्रकार के यूनिट सेल, मौलिक इकाई सेल, फलक केंद्रित इकाई सेल, फिर अंतः केंद्रित इकाई सेल और अंत्य केंद्रित इकाई सेल। मौलिक इकाई सेल कौन सी होती है, मौलिक इकाई सेल वो होती हैं जिसमें परमाणु, अणु या आयन केवल और केवल कोनों पर उपस्थित होते हैं। फलक केंद्रित इकाई सेल जिसमें कोनों के साथ साथ परमाणु, अणु या आयन फलक पर भी उपस्थित होते हैं। अंतः केंद्रित में सभी कोनों के साथ साथ एक अवयवी कण अंतः केंद्र में उपस्थित होता है। और लास्ट अंत्य केंद्रित इकाई सेल में अवयवी कण सभी कोनों के साथ साथ सामने सामने के दो फलक पर स्थित होते हैं। तो ये हमारे थे यूनिट सेल के प्रकार। इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के या वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। मैं आपको आगे नोट्स भी इसमें भेज दूंगा।
हम यहाँ पर देखेंगे क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस किसे कहते हैं? कई यूनिट सेल मिलकर के एक जाल जैसी संरचना बनाती हैं जिसको क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। और आप ये एक देख रहे हैं एक क्रिस्टल लैटिस एक जालक जिसमें अणु अब बहुत सारे क्रम में व्यवस्थित क्रम में लगे हैं और एक क्रिस्टल जालक का निर्माण कर रहे हैं। इसको हम इस तरीके से भी देख सकते हैं। इसमें ये जो डॉटेड पॉइंट है ये हमारे अवयवी कण हैं और एक कई यूनिट बहुत सारी यूनिट सेल मिलकर के क्या बना रही हैं? एक क्रिस्टल जालक बना रही हैं और ये एक 3D स्ट्रक्चर है। अच्छा, इसमें जो रेड कलर के पॉइंट्स हैं इनको हम क्रिस्टल लैटिस क्रिस्टल पॉइंट भी कहते हैं। इस संरचना को हम क्रिस्टल जाली कहते हैं। इसी को हम ब्रेविस लैटिस भी कहते हैं। एक फ्रेंच मैथमेटिक्स थे उनके नाम पर ब्रेविस लैटिस नाम भी इसको हम देते हैं। अभी ये क्रिस्टल लैटिस जो है वो हमारी एक क्रिस्टल जालक तो एक संरचना 3D स्ट्रक्चर के रूप में है। तो इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अवयवी कण में क्या हो सकते हैं? परमाणु हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं या फिर आयन हो सकते हैं। इन इन अवयवी कणों में ये तीनों चीज़ें उपस्थित हो सकती हैं, परमाणु के रूप में, अणु के रूप में और आयन के रूप में। इस क्रिस्टल लैटिस में जो हमारी मूल इकाई होती है वो क्या होती है? यूनिट सेल। कई सारी यूनिट सेल मिलकर के क्या बनती हैं? एक क्रिस्टल जालक बनाती हैं। जैसा आपने यहाँ पर देखा, पहले एक यूनिट सेल दिखाई गई, फिर दो से तीन ऐसे कई यूनिट सेल मिलकर के यहाँ पर क्या निर्माण कर रही हैं? एक बड़े जालक का निर्माण कर रही हैं। यही बड़ा जालक मिलकर के क्या बनाता है? एक ठोस को बनाता है, ठोस क्रिस्टलीय संरचना को बनाता है। इसको यहाँ पर हम क्रिस्टल लैटिस कहेंगे। अब हम आगे इसमें देखेंगे कि यूनिट सेल की शेप कैसी होती है। तो ये हमारा एक सिंगल यूनिट सेल है। इसमें यूनिट सेल की 3 भुजाएं हैं, ए, बी और सी। इसको हम कोर भी कहते हैं, भुजा भी कहते हैं। और इसकी 3 एक्सिस होती हैं, एक्स, वाई और जेड। त्रिविमीय होता है, ये त्रिविमीय स्ट्रक्चर है, 3D स्ट्रक्चर, 3 डायमेंशनल। एक्स, वाई, जेड अक्षों पर उपस्थित होता है यूनिट सेल और इसकी भुजाओं, कोरों की लंबाइयों को हम ए, बी और सी से डिनोट करते हैं। इसमें 3 अक्षीय कोण भी होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। 3 अक्षीय कोण अल्फा, बीटा और गामा से जिसको हम प्रदर्शित करते हैं। इस तरीके से आप ये वीडियो में देख सकते हैं को सभी अक्ष दिखाई हैं, तीनों भुजाएं और तीनों कोण। एक्स, वाई, जेड अक्ष, ए, बी, सी भुजाएं और अल्फा, बीटा और गामा अक्षीय कोण। सेल के प्रकार हम देखेंगे इस वीडियो में और इसमें वीडियो कौन कौन से टाइप्स हैं। प्रिमिटिव यूनिट सेल सबसे पहला, दूसरा सेंटर्ड यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल सबसे पहला जिसमें सभी अवयवी कण कहाँ उपस्थित होते हैं? केवल और केवल कोनों पर उपस्थित होते हैं। मौलिक इकाई यूनिट सेल कहते हैं हम इसे, और इसमें सारे के सारे अवयवी कण कहाँ होते हैं? कोनों पर। दूसरा सेंटर्ड यूनिट सेल्स होती हैं। इसमें सभी अवयवी कण जो होते हैं कॉर्नर के साथ साथ और दूसरे स्थानों पर भी उपस्थित होते हैं। फलक पर हो सकते हैं, अंतः केंद्र में या अन्य किसी स्थानों पर। जो हमारी सेंटर्ड यूनिट सेल होती है वो 3 टाइप की होती है। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल को हम हिंदी में कहते हैं काय केंद्रित यूनिट सेल, फलक केंद्रित यूनिट सेल और अंत केंद्रित यूनिट सेल। अगला हमारा आगे अब हम देखेंगे इसमें अंतः केंद्रित यूनिट सेल। अंतः केंद्रित यूनिट सेल में क्या होगा कि एक परमाणु कहाँ होगा? बिल्कुल मिडिल सेंटर में, अंतः केंद्र में यूनिट सेल के, और उसके साथ ही जो हमारे कोने होते हैं इसके, उस पर भी सभी परमाणु उपस्थित होंगे। मतलब अंतः केंद्रित यूनिट सेल में क्या होंगे? सारे परमाणु कोनों के साथ साथ एक अंतः केंद्र पर भी उपस्थित। अब फलक केंद्रित देखते हैं हम। तो फलक केंद्रित पे क्या होंगे कि सभी
कोनों पर उपस्थित होंगे परमाणु और उसके साथ साथ कहाँ स्थित होंगे, सभी फलकों पर। देखिए इस तरीके से सभी कोनों पर परमाणु उपस्थित हैं और कोनों के साथ साथ कहाँ हैं, सभी फलकों पर भी परमाणु उपस्थित हैं।